हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंसेप्ट पढ़ी है उन सब के ऊपर। अगर हम बात करें लेक्चर नंबर 5 के एंड की, तो वहां पे मैंने आपको दो पीडीएफ दिए थे, एक था क्लास वर्क और दूसरा था होमवर्क। क्लास वर्क पीडीएफ आज इस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे। होमवर्क पीडीएफ बच्चों आपको खुद से सॉल्व करना है और उसका आंसर की आपको प्रोवाइडेड है ना। ये लेक्चर देखने से पहले इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप पूरे लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 5 तक के जो नोट्स है उनको एकदम थोरली रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज आज के लेक्चर में जो एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सब उन्हीं लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर 1 to 5 क्लास वर्क पीडीएफ ओपन कर लीजिए। अगर आपने प्रिंट आउट लिया है अच्छी बात है, वरना पीडीएफ ओपन करिए। इस पीडीएफ का नाम है, आई विल रीड इट अगेन, Ionic equilibrium lecture 1 to 5 classwork. Let us start with the question number 1. Which one of the following is a non-electrolyte? Now what is the meaning of non-electrolyte? Non-electrolyte is a substance which will not produce ions when dissolved in water or in the molten state. तो इसमें से कौन सा वाला non-electrolyte है? अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए की, तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है ब्लू विट्रियोल। ठीक है ना, सबको पता होना चाहिए ब्लू विट्रियोल इज नथिंग बट व्हाट, CuSO4.5H2O। तो ये तो बच्चों आपको कौन कौन से आयंस देगा ही देगा, Cu2+ एंड SO4 2-। तो इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया। दूसरा आता है लूनार कॉस्टिक। लूनार कॉस्टिक जिनको नहीं पता है आप नोटबुक में लिख सकते हो, इट इज नथिंग बट AgNO3। तो ये हो जाएगा Ag+ एंड NO3-। तो ये भी आपको क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है, आयंस प्रोड्यूस करके दे रहा है, इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। थर्ड अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुक्रोज ना। सुक्रोज जो है बेटा, मैं अलग चौक से लिखूंगा। सुक्रोज जो है इसका फॉर्मूला होता है C12H22 और O11। ये डिसोशिएट नहीं होता है, और अगर ये डिसोशिएट नहीं होता है तो डेफिनेटली बच्चों ये क्या हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एंड लास्ट में आता है POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें भी आपको Ca2+ और SO4-2 के आयंस देखने को मिलेंगे, राइट ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा या फिर जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? इट इज ऑप्शन सी। सो द नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। aqueous solution of which of the following compound is the best conductor of electric current? कौन बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा? अगर हम बात करें एक्वस अमोनिया की, राइट ना, अगर हम लोग बात करें सिंपली अमोनिया की, तो उन्होंने पानी में डालने की बात की है बेटा, बेस्ट कंडक्ट एक्वस सॉल्यूशन पूछा है ना। तो अगर मैं बात करूं एक्वस अमोनिया की, तो एक्वस अमोनिया बेसिकली हमको क्या बना के दे देगा बच्चों, NH4OH। तो NH4+ एंड OH- बन जाएगा, तो ये दो आयंस बन जाएंगे, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बट NH4OH इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। हमको ऐसा ढूंढना है कि कौन सबसे ज्यादा आयंस देगा। फ्रक्टोज जो है C6H12O6, इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा आयंस ही प्रोड्यूस नहीं करेगा, और अगर आयंस ही प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा। थर्ड अगर हम बात करें एसिडिक एसिड की, एसिडिक एसिड डेफिनेटली आपको दो आयंस देगा, एक तो एसिडेट आयन देगा और एक H+ देगा। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बट इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। लास्ट अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, एज वी ऑल नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बीइंग अ वेरी वेरी स्ट्रांग एसिड, सो इट विल प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आयंस एंड पूरा डिसोशिएट होगा। सो देयरफॉर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑप्शन डी। इस तरीके से हम लोग एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हर एक ऑप्शन के ऊपर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट? कौन सा इसमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। तो इसमें से हमको ढूंढना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, NH4Cl सॉल्ट है बच्चों, अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन कंसीडर सॉल्ट्स एज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो NH4Cl है, NH4Cl जो है वो एक कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा अगर हम बात करें NH4OH की, NH4OH जो है वो डेफिनेटली वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है। NaOH जो है वो एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता।
और सबको पता है, हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, HCl भी क्या है बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी आपको याद आ रहा होगा कि मैंने लेक्चर में बोला था कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम लोग को वहां के कंसेप्ट्स याद होते हैं तो ये वाला पार्ट हमको बहुत इजी लगेगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले आप एक बार नोट्स जरूर रिवाइज करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। Which of the following is a strong electrolyte? अगर इसमें से मुझे ढूंढना है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग कि वे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ढूंढना है, तो बच्चों अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो एसिटिक एसिड एज वी ऑल नो इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एसिटिक एसिड तो बच्चों क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा मैंने बोला था ग्रुप 2 के जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं एक्सेप्ट बेरियम हाइड्रोक्साइड, लिखवाया था मैंने, तो ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन की बात करें, CaCl2 इज अ सॉल्ट एंड मैंने बोला था अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन कंसीडर ऑल सॉल्ट्स एज डैश स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आंसर हो जाएगा सी। और लास्ट में आता है H3PO4। क्या ये 6 वाला जो एसिड मैंने दिया था उसकी लिस्ट में है? जो मेरे साथ रिवाइज करो, 6 एसिड कौन से थे? HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3 एंड फादर ऑफ ऑल एसिड HClO4। तो क्या ये उसमें से है? नहीं है। तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी डैश एसिड, वीक एसिड। तो बच्चों इसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ एक ही हो सकता है, कौन सा है? इट इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। Which one of the following is the best conductor of electricity? तो बेस्ट कंडक्टर बच्चों हम लोग ने अभी डिस्कस किया था इसी टाइप का क्वेश्चन जिसमें सबसे ज्यादा आयंस बनेंगे। अगर हम बात करें 1 मोलर HCl, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आपको ढूंढना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। 1 मोलर H2CO3, मैंने आपको बोला था जितने भी एसिड जिसमें कार्बन हो बेटा वो सबके सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। 1 मोलर H3PO4, H3PO4 अभी जस्ट हमने पढ़ा, वो भी एक क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एंड लास्ट में आता है 1 मोलर H2SO4, 1 मोलर H2SO4, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, बट इट इज वेरी क्लियर। इसमें सिर्फ 2 आयंस बनेंगे और इसमें बेटा 2 तो H के बनेंगे और एक सल्फेट आयन बनेगा, तो यहाँ पे 3 आयंस बनेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बहुत इजी है। इसमें सिर्फ 2 ही आयंस बनेंगे, इसमें ज्यादा आयंस बनेंगे, 2 तो H के बनेंगे और एक सल्फेट आयन भी बनेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following gives maximum number of ions in the solution? maximum ions in solution, कौन सा वाला जो है वो सबसे ज्यादा आयंस देगा सॉल्यूशन के अंदर। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की Ki3, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ब्रेक करते हैं K प्लस प्लस 3I-, दैट इज रॉन्ग। इसको गलती से भी ऐसे मत लिखना K प्लस प्लस 3I-, ये गलत है बच्चों। सर ऐसा क्यों, ये तो सही है, हम लोग को तो ऐसे ही सिखाया जाता है। गलत है बच्चों, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना प्लस है उतना ही माइनस इधर होना चाहिए। सर टोटल प्लस है, इधर +1 इधर -1, ऐसे नहीं बच्चों, ऐसे ना मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1 और ये 1, 1 1 जा +1 हो जाएगा और 3 × -1 -3 हो जाएगा ना बच्चों। देखो वापस से ये 1 और ये +1 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके +1 हो जाएगा और ये 3 × -1 -3 हो जाएगा। तो बैलेंस किधर हो रहा है, नहीं ना, ये गलत है, इसको ऐसे मत ब्रेक करना। सर तो फिर इसको कैसे ब्रेक करेंगे, K प्लस एंड I3-, ऐसे ब्रेक होता है ये। तो कितने आयंस दे रहा है ये, परफेक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ 2 आयंस ही दे रहा है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें CuSO4 की, तो CuSO4 भी आपको सिर्फ 2 ही आयंस देगा, एक तो Cu2+ देगा और एक SO4-2 देगा। इसमें भी वापस हमको कितने आयंस मिलेंगे, 2 ही आयंस मिलेंगे। थर्ड अगर हम बात करें FeCl3 की, तो FeCl3 में एक तो बच्चों हमको Fe2+ मिलेगा और 2 Cl- मिलेंगे। ये देखो 1 × +2 +2, 2 × -1 -2, टोटल चार्ज सेम आना चाहिए। तो इसमें कितने आयंस मिल रहे हैं, 3 आयंस मिल रहे हैं। और लास्ट में आता है K2HgI4 ना, इसमें भी थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ये कंपाउंड जो है थोड़ा याद रखने वाला है, ये इस तरीके से ब्रेक होता है 2K+ एंड HgI4 2-। तो बेसिकली इसमें कितने आयंस मिल रहे हैं हमको, इसमें भी हमको कितने मिल रहे हैं बच्चों, 3 आयंस ही मिल रहे हैं। ठीक है, कितने आयंस मिल रहे हैं, 3, बराबर है। बट स्टूडेंट्स उन्होंने क्या बोला है
Which one of the following will produce maximum number of ions in the solution? अभी ये जो है FeCl3 क्या है बच्चों? एक हेवियर मेटल है, ठीक है ना। ग्रुप 1 के मेटल जो होते हैं वो क्विकली डिसोशिएट होते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल का हाइलाइट है, तो इतना इजीली डिसोशिएट नहीं होगा। तो ज्यादा आयंस कौन देगा? अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो दोनों से 3-3 आयन ही तो दे रहे, नहीं, लेकिन ज्यादा डिसोशिएट कौन सा होगा? डेफिनेटली ग्रुप 1 के मेटल्स। क्यों? क्योंकि वो बच्चों इजीली क्या हो जाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7, at infinite dilution the percentage ionization of both strong and weak electrolyte, ये तो मैंने आपको सिखाया था। at dash dilution, infinite dilution, alpha for dash electrolyte, weak electrolyte and strong electrolyte becomes equal to 1। दोनों के लिए बच्चों अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड। सबसे पहली बात तो व्हाट इज हाइड्राजोइक एसिड? ऑर्गेनिक में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्मिथ रिएक्शन है, बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस हैं। हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों HN3, ठीक है ना। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन NH3 एंड HN3। HN3 को हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं, NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। तो अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं? इसमें से एक H निकाल देंगे, तो अगर एक H निकाल देंगे तो इसके ऊपर एक क्या आएगा? माइनस आएगा। इसको अजाइड आयन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अजाइड आयन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। अल्फा का वैल्यू अगर 1 है तो परसेंटेज अल्फा का आंसर क्या आ जाएगा? 100%, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Which one of the following species cannot act as both Bronsted acid and base? जो ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस दोनों का काम नहीं कर सकता। अगर हम बात करें H2O की, तो ये दोनों का काम कर सकता है। कैसे? ये अगर एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो ये भी बन सकता है, और एक प्रोटॉन अगर लूज कर दे तो ये भी बन सकता है। मतलब ये ब्रॉन्स्टेड एसिड का भी काम कर सकता है और बेस का भी काम कर सकता है। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट HCO3 माइनस, अगर मैं इसको एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करवा दूं तो ये H2CO3 बन जाएगा, और अगर प्रोटॉन एक रिमूव कर दूं तो CO3 2 माइनस भी बन जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या है? ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस है। HSO4 माइनस की बात करें तो अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो H2SO4 बन जाएगा, और यहाँ पे SO4 माइनस 2 बन जाएगा। लास्ट नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, NH2 माइनस जो है वो सिर्फ एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किसका काम कर सकता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर सकता है, डोनेशन का काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक बेस का काम कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ किसका काम कर सकता है? बेस का काम कर सकता है, दोनों का काम नहीं कर सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ई की बात करें, NH3 एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके NH4 प्लस बना सकता है, और लूज करके क्या बनेगा? NH2 माइनस बना सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। चारों रिएक्शन दिए हुए हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रूव्स दैट वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर? एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक बच्चों? एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले और बेस के साथ भी रिएक्ट कर ले। तो अगर हम बात करें रिएक्शन नंबर थर्ड वाला रिएक्शन देखो, वाटर ने किसके साथ रिएक्शन किया है? अमोनिया के साथ, मतलब बेस के साथ रिएक्शन किया है, और खुद वहां पे एसिड का काम कर रहा है। और नेक्स्ट अगर फोर्थ रिएक्शन देखते हैं बच्चों, तो उसमें हम लोगों को दिखेगा कि वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब खुद जो है बेस का काम कर रहा है और HCl वहां पे एसिड का काम कर रहा है। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन जिसमें वो एसिड और बेस दोनों का नेचर का जैसा दिखा रहा है, वो है बच्चों ऑप्शन सी, दैट इज 3 and 4। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। द ब्रॉन्स्टेड एसिड व्हिच हैज द वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस। बच्चों एकदम सिंपल है, मैंने आपको क्या सिखाया था? अगर एसिड क्या है?
स्ट्रॉन्ग है, अगर एसिड क्या है स्ट्रॉन्ग है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और अगर एसिड वीक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो। क्वेश्चन में पूछा है द ब्रोंस्टेड एसिड व्हिच हैज द वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस। वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस मतलब एसिड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसमें से बच्चों, HCl, HF, H2S and H2O, definitely it has to be option A हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आउट ऑफ द गिवन ऑनियंस नहीं बेटा अनायंस है वो, द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस इज, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस इज, ठीक है बच्चों, द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस अगर बेस की बात करें वो स्ट्रॉन्ग है, क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग है, तो उसका एसिड क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। अगर ये वीक है तो ही तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बच्चों, कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं सब में एक एक H ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएंगे बच्चों, HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4 है। अगर हम बात करें इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, डेफिनेटली HClO4 है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ है तो इसके कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें से एक एक क्या निकाल दूं, H निकाल दूं, तो ऑर्डर कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसका कौन सा स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा बच्चों, एकदम सिंपल। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ClO माइनस इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, which of the following solvent are aprotic, which of the following solvents are aprotic। aprotic मतलब क्या, जिसमें प्रोटॉन देने की कोई पॉसिबिलिटी ही ना हो। अगर हम बात करते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट की तो अमोनिया इज अ प्रोटिक सॉल्वेंट, SO2 इज अ प्रोटिक सॉल्वेंट, मिथाइल साइनाइड भी प्रोटॉन नहीं दे सकता, वो भी एक अप्रोटिक सॉल्वेंट है, एसिडिक एसिड तो प्रोटॉन दे सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 एंड 3 वाला कोई है क्या, 2 और 3 वाला है ऑप्शन सी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इजी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट और जेई के क्वेश्चन ऐसे ही जनरली देखने को मिलते हैं लुईस थ्योरी और एसिड बेस थ्योरी के ऊपर। Which of the following is not a conjugate acid base pair, कौन सा वाला conjugate acid base pair नहीं है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की तो HPO3 2 माइनस, HPO3 2 माइनस एंड PO3 3 माइनस, ये बच्चों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरेटिकली देखने जाए तो है, थ्योरेटिकली देखने जाए तो है, बट रियलिटी में बेटा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये अपना प्रोटॉन लूज नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो बच्चों देखते हैं और कोई ऑप्शन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। H2PO4 माइनस, PO4 है तो बेटा डेफिनेटली प्रोटॉन लूज कर सकता है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। HPO4 2 माइनस ये तो बच्चों है, ठीक है ना। उसके बाद में H2PO4 माइनस उन्होंने आगे पीछे लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वाला भी है, ठीक है। लास्ट वाले की बात करें तो बच्चों क्या दिया उन्होंने, H2PO4 माइनस एंड PO4 3 माइनस, जैसा देश वैसा बेस। सर ये नहीं समझा आपने क्या बोला, ठीक है ना। उन्होंने बेटा PO3 2 माइनस लिखा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बेटा ऑक्सीजन भी एक गायब हो गया और हाइड्रोजन दो गायब हो गए। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये वाला तो बेटा थ्योरेटिकली राइट है, भले वो प्रैक्टिकली देखने को मिले या ना मिले। जेई एडवांस का क्वेश्चन अगर बनाऊं मैं इसमें तो इसका आंसर ए भी राइट है और डी भी राइट है। क्यों, क्योंकि ये वाला अपना प्रोटॉन लूज ही नहीं कर सकता, बराबर है। बट अगर इसमें से आपको एक ही ऑप्शन अगर सिलेक्ट करना है तो आई वुड रिकमेंड व्हाट, ऑप्शन डी। मैं वापस से बोलूंगा, कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर ए और डी दोनों राइट है, बट अगर आपको एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो ये वाला बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा।
अगर आप जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और समझो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, देन डेफिनेटली यू गो फॉर बोथ ऑप्शन ए एंड डी, दोनों आंसर इसके क्या हो जाएंगे, राइट। अगर हमको एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है और ऐसा धर्म संकट आ गया, देन वी विल गो ओनली फॉर ऑप्शन डी, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किया, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's move to the next question. Question number 15. ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में काउंट होते हैं। Which of the following anions is the weakest base? मतलब उसका एसिड क्या रहेगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो C2H5O- है, तो इसका जो एसिड वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, C2H5OH ना। C2H5OH इज इथेनॉल। इथेनॉल को तो ऑलमोस्ट हम लोग न्यूट्रल मान के चलते बेटा, वो तो वीक एसिड है। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं, Cn- मतलब साइनाइड, अगर मैं इसमें एक H ऐड कर देता हूं, HCN, HCN में बेटा कार्बन है, कार्बन वाला एसिड्स आर वीक एसिड्स। थर्ड, अगर हम लोग बात करते हैं एसिडेट आयन की, तो एसिडेट आयन जो है, अगर मैं इसमें भी एक H ऐड कर दूं, तो ये भी एक वीक एसिड बन जाएगा। तो तीनों के तीनों क्या है, वीक एसिड है। ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है, और ये भी क्या है, वीक एसिड है। तो इनका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है, स्ट्रांग हो जाएगा। तो हमको कौन सा कॉन्जुगेट बेस चाहिए, देखो वीकेस्ट बेस बोला है तो इसका मतलब उसका एसिड क्या रहना चाहिए, एकदम स्ट्रांग। तो NO3- इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इसका जो एसिड होगा वो एक स्ट्रांग एसिड है। HNO3 इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is the base according to Lowry Bronsted concept? बेस का मतलब क्या होता है बच्चों, जो H+ को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली I- इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर वो H+ को एक्सेप्ट कर सकता है तो क्या बना देगा, HI। तो इसमें आंसर क्या है, डी राइट है, और इसमें आंसर ए राइट है। अगर मैं बात करूं H3O+ की, तो वो तो बेटा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है, और क्या एक्सेप्ट करेगा बच्चों, ऑलरेडी H3O+ बन गया है, मतलब वो H+ तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑप्शन सी की बात करें तो HCl भी बेटा कोई H+ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑप्शन डी की बात करें तो NH4+ ऑलरेडी बेटा है, इसके पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं है, और कोई एक्सेप्टेंस इसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, According to Lowry-Bronsted concept, which one of the following is considered as an acid? इसमें से कौन एक एसिड है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, H3O+ तो एसिड है ही है बच्चों, इसी को हम लोग H+ भी बोलते हैं। BF3 जो है वो लुईस थ्योरी ने एसिड बोला था बच्चों, उसको Lowry-Bronsted थ्योरी ने एसिड नहीं बोला था। OH- तो बच्चों बेस है, बिकॉज वो एक H+ एक्सेप्ट कर सकता है। लास्ट ऑप्शन अगर हम बात करें Cl- भी एक बेस है, क्योंकि वो H+ एक्सेप्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCO3- इज, अगर हम लोग को बोला है सॉरी, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCO3- मतलब ये खुद क्या है, एक एसिड है, ये खुद क्या है, एसिड है ना, इसका बेस ढूंढना है ना, तो इसमें से एक H निकाल देंगे, तो कॉन्जुगेट बेस इज गोइंग टू बी, एक H निकालेंगे तो CO3 2- हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। CH3COO- इज, मुझे बताओ बच्चों CH3COO- जो है वो किसका पार्ट है, इसका पार्ट है। अगर ये वीक एसिड है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो CH3COO- इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, इट इज अ डैश बच्चों, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। अभी आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि बच्चों थ्योरी पढ़ने से खाली कुछ नहीं होता है, इस तरीके से बेटा अपने आप को और ट्रेन करना पड़ता है एमसीक्यू सॉल्व करके। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तब आपको पता चलता है कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग में गिना जाता है, सिर्फ थ्योरी पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज आपको थ्योरी पढ़ के तो बेटा खाली इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, बट यू नेवर नो कि क्वेश्चन को किस फॉर्म में कैसे ट्विस्ट करके पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, वाटर इज अ, वाटर मैंने आपको सिखाया था
H2O क्या है बच्चों? एम्फीप्रोटिक होता है, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये हो जाएगा अपना एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अमोनियम आयन इज, अमोनियम आयन क्या होता है बच्चों? अमोनियम आयन मतलब NH4+। ऑप्शन ए conjugate acid, conjugate base, neither an acid nor a base, both acid and base। तो डेफिनेटली बच्चों ये तो इतना कंफर्म है कि इससे बेटा सिर्फ और सिर्फ NH3 ही बन सकता है ना? तो ये क्या है बेटा? एसिड है, और ये क्या है? बेस है। तो इट कैन बी नथिंग बट व्हाट? कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि ये क्या है बाय द वे? बेस है। तो इसका आंसर एक ही ऑप्शन पॉसिबिलिटी है, कॉन्जुगेट एसिड। नेक्स्ट, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज, अगर मैं बात करूं हाइड्रोनियम आयन, तो बच्चों ये हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन। अगर मैं हाइड्रोनियम आयन की बात करूं, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या बोला है? द कॉन्जुगेट बेस, इसका मतलब ये खुद क्या है? एसिड। ऐसा लिखा करो, एसिड से बेस बनाना हो तो एक H निकाल दो, तो ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। ये क्या हो जाएगा इसका? कॉन्जुगेट बेस। दैट इज ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, which one of the following is not amphoteric substance? नॉट एम्फोटेरिक, ठीक है ना। अगर हम बात करें वाटर, तो वाटर तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, इट इज एम्फोटेरिक। एम्फीप्रोटिक भी बोल सकते हैं, एम्फोटेरिक भी बोल सकते हैं। दूसरा अगर हम बात, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, और कुछ नहीं। दूसरा अगर हम बात करें HSO4-, तो HSO4- जो है वो भी बच्चों क्या है? एम्फीप्रोटिक है, बिकॉज एक प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, तो ये भी एम्फीप्रोटिक हो जाएगा। थर्ड अगर हम बात करें H2PO4-, तो ये भी एक प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, एक प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें SO4-2, तो SO4-2 बेटा भले एक्सेप्ट तो कर लेगा, बट इसके पास डोनेट करने के लिए कुछ भी है क्या? नहीं है। तो ये प्रोटॉन को खाली क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये प्रोटोफिलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटोफिलिक। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट एम्फोटेरिक इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4-, मतलब ये खुद कौन है? एसिड है। खुद कौन है बच्चों? एसिड है। तो इसका मतलब इसमें से एक H निकालना पड़ेगा, और एक H निकालेंगे तो एक और माइनस बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर बच्चों HPO4-2 आएगा। अगर आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों बेटा प्रिंटिंग सेम है, तो एक्चुअल में जो ऑप्शन ए है वहाँ पे यहाँ पे -2 कर देना अगर आपने प्रिंट आउट लिया है तो, या फिर नोटबुक में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन ए इज HPO4-2, क्योंकि एक H हटाएगा तो एक और माइनस बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, which one of the following is not acid base conjugate pair? इसमें से कौन एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर नहीं है? अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो HNO2 लिख सकते हैं इसको। क्यों? HONO का मतलब HNO2 ही होता है। अगर मैं इसमें से एक H हटा दूं तो ये NO2- हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो CH3 NH3+ है बच्चों ये, और अगर मैं इसमें से एक H हटा दूं तो CH3 NH2 बन जाएगा ये। तो प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए बस, ये और कुछ नहीं है, मेन कंसेप्ट वही है, प्रोटॉन का एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, नॉट बोला है ना उसने, इसके लिए। थर्ड अगर हम बात करें बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड पीएच मतलब C6H5 ही होता है, और PHCOO-, बेंजोइक, तो ये भी बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। लास्ट वाले में अगर आप देखोगे तो 2-2 H का डिफरेंस है बेटा, वो चलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखो ना यहाँ पे एक प्रोटॉन का डिफरेंस नहीं है, 2 प्रोटॉन का डिफरेंस है, इधर 3 प्रोटॉन थे, इधर एक ही प्रोटॉन है, तो इसमें डिफरेंस ज्यादा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय प्रोटॉन, और क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन मतलब H+। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लेक्चर में मैंने सॉल्व भी कराया था। आइडेंटिफाई ब्रोमोसल्फाइड एसिड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें से एसिड पहचानना है आपको।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो AlH2O 6 टाइम्स, AlH2O 6 टाइम्स 3 प्लस HCO3 माइनस gives AlH2O 5 times OH 2 प्लस H2CO3। नाम दिया है A, B, C एंड D। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने यहाँ से यहाँ पे प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया है। देखो ना यहाँ पे, यहाँ से, तो इसका मतलब ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो वन ऑफ द ऑप्शन में बेटा H2CO3 तो टिक करेंगे अगर हमको बात करनी है किसकी, एसिड की। अगर ये एसिड है तो ये बेस होगा, अगर ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एसिड। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, AlH2O 6 टाइम्स 3 प्लस। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, बी और डी भी ना, ए, बी और डी भी। तो ए और डी वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ AlH2O 3 टाइम्स OH थ्राइस, बराबर है। अभी ये कॉन्जुगेट, इसका द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस, इसका मतलब ये खुद कौन है, एसिड है। अभी इसमें से एक H निकाल दो बच्चों। जैसे आप एक H निकालोगे तो वो H कहाँ से निकलेगा, इसमें से तो निकलेगा नहीं, इसमें से ही निकलेगा। तो अभी मुझे था यहाँ पे AlH2O कितनी बार था, 3 बार था। तो अभी कितनी बार बच जाएगा, 2 बार बच जाएगा, 2 बार बच जाएगा। और यहाँ पे OH कितनी बार था, 3 बार था, एक और OH आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से बेटा एक H निकलने के बाद एक OH बढ़ गया होगा तो वो इसमें शिफ्ट हो गया। तो बस इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ऐसा ढूंढो जिसमें H2O 2 बार है और OH 4 बार है। ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी, यस, इधर एक माइनस आ जाएगा खाली। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। सर माइनस क्यों आया, बिकॉज H प्लस निकला ना, तो OH माइनस ही आएगा ना बच्चों। तो एक OH माइनस हो तो माइनस इधर आ गया। 28 ऑप्शन डी। 29 क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट लुईस एसिड, कौन इसमें से लुईस एसिड नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर हो सकता है CCl4। मैंने आपको लेक्चर में बोला था कि ग्रुप 2 का इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था। आपको मैंने बोला था इसमें ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट नहीं था, क्योंकि ग्रुप 2 के एलिमेंट के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसमें करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30, which of the following is not a Lewis base, कौन लुईस बेस नहीं है। ठीक है, तो बच्चों लुईस बेस कौन नहीं है, एकदम सिंपल है, Ag प्लस इज नॉट अ लुईस बेस। क्यों, क्योंकि वो तो क्या है बेटा, लुईस एसिड है। सो Ag प्लस जो है वो क्या है, एक लुईस एसिड है। मैंने बोला था ना सिंपल कटायंस आर व्हाट, लुईस एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, Which of the following molecule act as a Lewis acid? अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की, डायमिथाइल इथर, तो इसमें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ये क्या है बाय द वे, लुईस बेस है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा अगर हम बात करें ट्राइमिथाइल फॉस्फाइन की, ये वाला, तो बच्चों ये वाला जो है ये एक लुईस बेस है। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और एक लोन पेयर है। थर्ड ऑप्शन की बात करें ट्राइमिथाइल अमाइन पिरामिडल शेप, ये भी एक क्या है, लुईस बेस है। ठीक है, तो डेफिनेटली आंसर हैज टू बी ऑप्शन डी। बोरॉन जो है बच्चों, इसके पास में बोरॉन का एक तो ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है और इसके पास में एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है ना, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है बच्चों, ये पी ऑर्बिटल है, और इसीलिए बेटा इसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। NOCB में हमने इसको डिस्कस भी किया है। तो ये 31 में आंसर हो जाएगा डी। 32 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड, इसमें से कौन सा वाला लुईस एसिड नहीं है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना बच्चों, MCQs लेक्चर जो है बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, अरे ये तो हम लोग कर लेंगे बेटा, ऐसा नहीं होता है।
बिकॉज जब क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं ना तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा निकलती है बेटा, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें निकलती है। जैसे अभी अगर हम लोग बात करें AlCl3, तो बहुत सारे बच्चों को तो पता है कि AlCl3 इज व्हाट, लुईस एसिड, बट AlCl3 अगर हाइड्रस फॉर्म में है तो वो लुईस एसिड नहीं है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ने बेटा उसको सराउंड करके रखा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे बेटा ये जो है वो बेसिकली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मैं आपको बता देता हूँ, Al H2O 6 टाइम्स Cl3। तो यहाँ पे बेटा इसका तो ऑक्टेट उल्टा ज्यादा है, ऑक्टेट से 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, देखो ना 6 2 12 हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे बेटा ये लुईस एसिड नहीं है, दिस इज नॉट अ लुईस एसिड, नॉट अ लुईस एसिड, ये लुईस एसिड नहीं है। और उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, कौन इसमें से लुईस एसिड नहीं है करके, है ना। ऑप्शन बी AlCl3 बेटा वो तो लुईस एसिड है। ऑप्शन सी SnCl4, मैंने आपको बोला था इनके पास में वेकेंट d ऑर्बिटल होता है, ये भी एक लुईस एसिड है। और लास्ट वाला ऑप्शन है बेटा FeCl3, इसके पास में भी वेकेंट d ऑर्बिटल है, ये भी एक लुईस एसिड है। तो आज देखो अभी इसमें आपको एक नई चीज सीखने मिल गई कि बेटा AlCl3 भले ही लुईस एसिड है बट AlCl3.6H2O वो लुईस एसिड नहीं है। तो बच्चों थ्योरी में तो नो डाउट मैं आपको पूरा 100% सिखाता ही हूँ, बट जब हम लोग MCQ सॉल्व करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हमको सीखने को मिलती है। तो अभी बहुत थोड़े से ही क्वेश्चन बाकी है, टोटल 46 क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से ही क्वेश्चन बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। आप इसका फोटो ले लो। Okay students, so let's continue with the next question. Question number 33. Which one of the following is not a Lewis acid? इसमें से कौन सा वाला लुईस एसिड नहीं है? अगर हम बात करें वाटर, तो सबको पता है वाटर क्या है बच्चों, लुईस बेस है, लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर भी दूसरे ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। BF3 सबको पता है, बोरॉन का बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लुईस एसिड है। सी ऑप्शन की बात करें तो खुद बेटा प्लस बोल रहा है, मैं तो लुईस एसिड ही हूँ, प्लस आ गया मतलब लुईस एसिड हो गया। और NH4 प्लस जो है बेटा उसमें भी बहुत ही कम लुईस एसिड कैरेक्टर है, बट थोड़ा बहुत तो है ना, 1 2 3 ये सब के सब क्या है, लुईस एसिड हो जाएंगे। नो डाउट NH4 प्लस में बहुत ही कम होगा, बट मैंने बोला था जैसा देश वैसा देश बेटा। अभी यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो आंसर ए हो गया। 34th क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is not a Lewis base? कौन सा इसमें से लुईस बेस नहीं है, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं डोनेट कर सकता? तो बेचारा CH4 क्या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ना तो नेगेटिव चार्ज है ना लोड पेयर है, तो इट इज नॉट लुईस बेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर भी दूसरे ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। वाटर के बाद दिया है, सॉरी CH4 के बाद दिया है इथेनॉल, ETOH। इथेनॉल बेटा सबको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो ये एक लुईस बेस हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें एसीटोन, एसीटोन में भी अगर हम बात करें हल्का फुल्का लुईस बेस कैरेक्टर रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में बेटा वापस से क्या है, लोन पेयर है। ऑप्शन डी की बात करें सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन मतलब इस तरीके का अमाइन होगा, इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये भी एक लुईस बेस है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एन एग्जांपल ऑफ लुईस एसिड इज ऑप्शन ए एल्युमिनियम क्लोराइड, कोई डॉट 6H2O नहीं दिया है, तो ये एक लुईस एसिड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया अमोनिया, तो लुईस बेस है, सबको पता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये क्या है, लुईस बेस है। थर्ड बच्चों दिया है पिरिडीन ना, पिरिडीन क्या होता है, पिरिडीन बेटा एक लुईस बेस है, पिरिडीन में भी इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये है पिरिडीन। और लास्ट में आता है अमाइंस। अमाइंस बच्चों बहुत सारे टाइप के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। अगर हमें सिंपली बेटा प्राइमरी अमाइन भी ले लो तो वो भी क्या है, लुईस बेस है, तो ये लुईस एसिड हो जाएगा बेटा। तो उन्होंने क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लुईस एसिड। Question number 36. Which of the following are Lewis acid? BF3 is a Lewis acid. Water is not a Lewis acid. HSO4 minus, HSO4 माइनस जो है बच्चों वो क्या करता है,
प्रोटॉन को क्या कर सकता है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है तो क्या कर सकता है बच्चों, वो एक्सेप्ट कर सकता है किसको, H+ को। तो लुईस का एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों, लुईस एसिड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर को तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिकॉज खुद अनायन है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को तो रिपेल करेगा ये। फोर्थ ऑप्शन जो है वो SO3 है। मैंने आपको कहा था ना, डबल बॉन्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स ऑफ टू डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी एक लुईस एसिड है, तो ये भी एक आंसर राइट है। तो इसका आंसर कौन सा राइट है, फर्स्ट एंड फोर्थ, 1 एंड 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड अमंग द फॉलोइंग इज। तो स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा अपना ब्लॉक का कंसेप्ट आ रहा है। एक आता है कंसेप्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। डाउन द ग्रुप पी ब्लॉक में देखते हैं, डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है, तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमको कब देखने को मिलता है, जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो डाउन द ग्रुप जैसे 4f है, राइट ना, d ऑर्बिटल है, ये जब कंप्लीटली फिल्ड होते हैं तो पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट जहां पे देखने को मिलेगा उसमें एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा PbCl2। क्वेश्चन नंबर 38 में थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है बच्चों। The Lewis base amongst the following in the reaction is I2 minus plus I minus gives I3 minus। तो मुझे बता बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट कर रहा है, I माइनस डोनेट कर रहा है, तो ये है आपका लुईस बेस। ऑप्शन सी को देखोगे तो I प्लस दिया, I प्लस तो बेटा पूरे रिएक्शन में किधर भी नहीं है, इसका एक्चुअली प्रिंटिंग एरर है, वहाँ पे I माइनस है। तो अगर आपने प्रिंट आउट लिया है तो I माइनस लिख लो, नहीं लिया है तो बेटा बुक में लिख लो, क्वेश्चन नंबर 38 में करेक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप उसको I माइनस कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, इन द रिएक्शन AlCl3 plus Cl minus gives AlCl4 minus, बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे जो Cl माइनस है वो बेस है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और ये क्या है, एसिड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। तो क्वेश्चन क्या पूछा जरा देख लेते हैं। AlCl3 कैन बी क्लासिफाइड एज एन एसिड, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, इन द प्रोसेस BCl3, बोरॉन का बेटा कंपाउंड है तो डेफिनेटली लुईस एसिड होगा, एंड फास्फोरस का कंपाउंड है तो लोन पेयर है बच्चों। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है BCl3.PH3, इसमें उन्होंने क्या बोला है, BCl3 द लुईस एसिड इज, ये क्या है बच्चों, लुईस एसिड है, और ये क्या है, लुईस बेस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, लुईस एसिड का BCl3, तो लुईस एसिड इज BCl3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, which of the following fluorocompound is most likely to behave as Lewis base, कौन जो है वो लुईस बेस का काम करेगा। अभी देखो ऐसे है ना बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने से फायदा ये होता है कि बार बार बहुत सारे कंपाउंड्स रिपीट हो रहे हैं। आप देखोगे BF3 तो बेटा ये तो देख के हम लोग बोलेंगे यार या तो लुईस एसिड है, और जिस दिन आप एग्जाम में बैठो और समझो BF3 आपके सामने दिख गया, which of the following is a लुईस एसिड, कैसे स्माइल आएगा ना, करेक्ट। तो ये क्या है बच्चों, एक लुईस एसिड है। PF3, अगर हम बात करें PF3 की, तो यहाँ पे बेटा इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और ये क्या है, एक लोन पेयर है, तो ये क्या है बच्चों, एक लुईस बेस है, लुईस एसिड नहीं है। CF4 तो बेटा ना तो लुईस एसिड है ना ही लुईस बेस है, ठीक है। SiF4 मैंने आपको बोला था इनके पास में वेकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, तो ये बेटा एक लुईस एसिड का भी काम करता है, लोन पेयर तो है नहीं बच्चों तो खाली लुईस एसिड का काम कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिस वन, PF3। क्वेश्चन नंबर 42, अच्छा सम है, अच्छा क्वेश्चन है। Which one of the following compound is not a protonic acid, कौन हमको प्रोटॉन मतलब H+ नहीं दे सकता। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, ऑप्शन ए की, तो SOOH ट्वाइस, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। तो ये वाला कंपाउंड अगर देखने जाए तो बच्चों इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, एक लोन पेयर भी है इसके पास, तो
तो ये वाला अपना प्रोटॉन आराम से दे सकता है, तो ये तो एक प्रोटोनिक एसिड है। दूसरे अगर बात करें SO2OH ट्वाइस, तो ये भी एक प्रोटोनिक एसिड है, ये भी अपना प्रोटॉन इजीली डोनेट कर सकता है, तो ये भी एक प्रोटोनिक एसिड है। BOH थ्राइस जो है ना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट 2016 में इसका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो बोरिक एसिड होता है वो एसिड क्यों होता है, बिकॉज ये खुद का H+ कभी नहीं देता है। ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। बोरिक एसिड को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोरिक एसिड जो होता है ना ये क्या करता है, बहुत स्मार्ट है ये खुद का H नहीं देता है, खुद का H नहीं देता बिकॉज खुद का तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है बच्चों। ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, ये देखो ये वाटर हो गया, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और ये OH- जो है वो बेटा बोरॉन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि बोरॉन के पास में वेकेंट PZ ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, BOH4- प्लस ये देखो H+ रिलीज हो गया। तो सोल्यूशन में बेटा क्या आ गया, H+ है। सो दिस H+ इज बेसिकली फ्रॉम डैश वाटर, ये वाटर से आया है। So it is basic or acidic? It is acidic in nature when dissolved in water because of the H+ ions from water, not from its own, not from its own. So basically इसका आंसर क्या आएगा आंसर आएगा इस। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन डी की भी, तो फॉस्फोरस का जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, P डबल बॉन्ड हो जरूर बना, बिकॉज हाईली स्टेबल होता है P डबल बॉन्ड हो। तो ये भी बेटा आपका एसिड मतलब H+ दे सकता है। तो कौन H+ नहीं दे सकता है, BOH थ्राइस, बिकॉज बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये उल्टा वाटर में से OH को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 43, Which of the following behaves both as Lewis and Bronsted base? दोनों का काम कर सकता है। मुझे बता बेटा, लुईस बेस बनने के लिए क्या चाहिए, लुईस बेस बनने के लिए क्या चाहिए, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर होना चाहिए। तो मुझे बता बेटा ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, हाँ Cl- हो सकता है, ठीक है ना, Cl- डेफिनेटली हो सकता है। ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस मतलब क्या होता है सर, ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब होता है जो H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। तो Cl- H+ को एक्सेप्ट करके क्या बना सकता है, HCl बना सकता है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, which behaves as Lewis base as well as Bronsted Lowry base? दोनों का काम कर रहा है, लुईस बेस का भी और ब्रॉन्स्टेड बेस का भी। मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, जब भी आपको लुईस बेस और ब्रॉन्स्टेड बेस का पहचानना हो तो बेटा कोई भी अनायन ढूंढ लो। तो ऐसे रिएक्शन, ऐसा कोई जो इसमें अनायन हो, कार्बोनियम मतलब कटायन हो गया, H2SO4 तो नहीं हो सकता, कार्बोनियम मतलब वापस से कटायन हो गया, कार्ब अनायन, कार्ब अनायन, जो कार्ब अनायन होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, लुईस बेस भी होता है, ये क्या होते हैं, लुईस बेस भी होता है एंड ब्रॉन्स्टेड बेस भी होते हैं। सो कार्ब अनायंस आर लुईस बेस एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेसेस। क्वेश्चन नंबर 45, बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल, ये देखो ये नीट 2016 का क्वेश्चन है बेटा, नीट फेज 2, और साल दो फेज में रिएक्शन मतलब एग्जाम हुई थी नीट की, नीट फेज 1 एंड फेज 2। उसी साल जो CVT के ऊपर और नीट के ऊपर थोड़ा कंट्रोवर्सी था, तो नीट का एग्जाम 2 बार लिया गया था। बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल एक्सेप्ट OH- फ्रॉम द डैश वाटर एंड प्रोड्यूसेस H+। तो इट कंटेन्स रिप्लेसेबल H+ नहीं, गिव्स अप प्रोटॉन, खुद का थोड़ी दे रहा है, एक्सेप्ट OH- फ्रॉम द वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, ये देखो एक्सेप्ट OH- फ्रॉम द वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, the hydride ion is a stronger base than OH-, which of the following reaction will occur if sodium hydride is dissolved in water? Sodium hydride when dissolved in water. Now there is no need to solve this question, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, एक्सचेंज देन बस खत्म। अगर आप एक्सचेंज करोगे तो यहाँ पे Na और OH साथ में आ जाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा NaOH, और यहाँ पे रिलीज हो जाएगा कौन सा गैस, H2 गैस। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो, फर्स्ट वाला नहीं,
फर्स्ट वाला तो नहीं है क्योंकि हमको H3O प्लस नहीं बनाना है, H2OH बनाना है। और ये वाला जो है बेटा ब्रेक होके क्या बनाएगा बच्चों, Na प्लस एंड OH माइनस, तो ऐसा भी चलेगा। सेकेंड अगर हम लोग बात करें H माइनस व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म OH माइनस, ये देखो OH माइनस एंड H2, ऑप्शन बी करेक्ट। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज थर्ड में तो बेटा बोला है नो रिएक्शन, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम क्लास वर्क लेक्चर नंबर 1 to 5। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास वर्क के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए। अभी मैं इसी के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा। लेक्चर नंबर 7 से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे बच्चों, रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसी में पीएच कैसे निकालते हैं, पीओएच क्या होता है, ये सब, और उनके बीच में रिलेशन, कैसे पीएच और पीओएच का वैल्यू जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है बिकॉज मैं उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाऊंगा। फिर एक दो लेक्चर के बाद वापस हम लोग ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग आराम से देखोगे लेक्चर्स में कि मैं बहुत ही तसल्ली से एक एक चीज सिखा रहा हूँ। आई नेवर बॉदर अबाउट व्हाट नंबर ऑफ लेक्चर्स बेटा, नंबर ऑफ लेक्चर्स के ऊपर मैं कभी चिंता नहीं करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि हमेशा हर एक चीज जो है वो कवर हो जाए। अगर आप ये एमसीक्यू शीट देखोगे तो अच्छे अच्छे रेफरेंस बुक्स में से क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप देखोगे कि आपको हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी लेक्चर से लिंक लग रहा होगा, क्योंकि मैंने इसी तरीके से लेक्चर्स प्लान किए हैं कि आपको हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन एटलीस्ट उसका एक कंसेप्ट जरूर पता हो। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 7 में विल बी डीलिंग विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स, पीएच पीओएच का कंसेप्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। So we'll meet in the next lecture. Till then, thank you students. Take care.